Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यूज. टिश्यूज के बारे में आप समझते हैं. ए क्लस्टर ऑफ सेल दैट इज सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. वो कहलाता है टिश्यू. प्लांट्स की तरह ही एनिमल में भी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं. तो मेजर 4 टाइप के टिश्यूज जो हैं एनिमल में पाए जाते हैं. वो मेजर 4 टाइप्स क्या हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस. ये 4 मेजर टाइप्स होते हैं एनिमल टिश्यूज के. इन्हीं 4 मेजर टाइप्स के बारे में आज हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. तो उसकी जनरल पोजीशन, जनरल स्ट्रक्चर और जनरल फंक्शन की बात कर लेते हैं पहले हम, फिर उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे. तो ये जो है एपिथेलियल टिश्यू, ये जनरली क्या होता है कि कवरिंग बनाते हैं ऑल बॉडी ऑर्गेन्स की. एक्सटर्नल बॉडी भी की लाइनिंग भी बनाते हैं और ये जो इंटरनल बॉडी ऑर्गेन्स होती हैं उनकी भी लाइनिंग बनाते हैं, जैसे कि हमारी स्किन या फिर ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, बक्कल कैविटी की लाइनिंग, माउथ की लाइनिंग या एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग. ये जितना भी है लाइनिंग बनाने का काम एपिथेलियल टिश्यू का रहता है. तो इनका जनरल काम क्या लिख सकते हैं हम? कवरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ टिश्यूज. इंटरनल ऑर्गेन्स का प्रोटेक्शन भी करते हैं और कवरिंग भी करते हैं. ठीक है. इनकी जनरल स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. जनरल स्ट्रक्चर इनकी कैसी होती है? टिश्यूज की सेल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं. कॉम्पैक्टली मतलब बहुत ही टाइटली अरेंज होती है, और इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं मिलता है, क्योंकि ये लाइनिंग बना रही है ना, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस की यहाँ जरूरत नहीं है. तो क्या लिख सकते हैं हम इनके जनरल स्ट्रक्चर में? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, intercellular space absent between the cells of tissue. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो जितनी भी एपिथेलियल टिश्यू होगा वो जो है एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करता है, यानी कि उसके ऊपर उसकी लेयर सी बिछी होती है. तो इनके साथ क्या पाया जाता है? एक एक्स्ट्रा सेल्युलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. उसके ऊपर ही एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग बनी हुई होती है. और इनका जनरल फंक्शन क्या हो जाएगा? कवरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ टिश्यूज हो जाएगा. या ये बैरियर का काम भी करते हैं बिटवीन डिफरेंट बॉडी ऑर्गेन्स. अलग अलग बॉडी ऑर्गेन्स के बीच में बैरियर का काम करेंगे ना ये, क्योंकि लाइनिंग बनाते हैं ये. ठीक है. तो अब ये तो हो गए जनरल बातें, कुछ कॉमन बातें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. अब एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स और देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड. ठीक है. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो यूनिलैमिनर होते हैं, यूनिलैमिनर. और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मल्टीलैमिनर होते हैं. यूनिलैमिनर मीन्स इनकी सिर्फ सिंगल लेयर होती है, और कंपाउंड में मल्टीलैमिनर मीन्स मोर देन 1 लेयर होंगी यहाँ पर. ठीक है. तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में बात करेंगे अब हम, कि ये कितने टाइप के होते हैं. तो ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं. स्क्वेमस, सेकेंड टाइप है क्यूबॉइडल, एंड थर्ड टाइप होगा कॉल्यूमनर. सबसे पहले बात करेंगे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की. तो ये टिश्यूज जो हैं इनकी सेल्स कैसी होती है? स्ट्रक्चर इनकी थिन सेल्स होती हैं, फ्लैट होंगी, डिस्क्वाइडल होंगी यानी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, जो कि जैसे फ्लोर में टाइल्स फिट होती हैं उस तरह से फिट होती हैं, यानी कि एकदम टाइटली पैक्ड. और इनकी न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है. तो आप लिख सकते हैं ना, विद फ्लैट न्यूक्लियाई.
या फिर ओवल तरह का भी हो सकता है, ओवल। थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर ये टिश्यूज पाए जाते हैं स्क्वेमस, जैसे कि लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। कहाँ पाए जाएंगे ये एग्जांपल? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स एल्वियोलाई, इसोफेगस, माउथ लाइनिंग। देखिए ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि लंग्स है, यहाँ पर क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, तो वहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो है वहाँ पर पाए जाते हैं इस तरह के टिश्यूज। हमारी स्किन जो है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है, लेकिन वहाँ पर जो है ये सिंगल लेयर में अरेंज नहीं होते हैं, यहाँ मैनी लेयर्स ऑफ स्क्वेमस टिश्यू जो होती हैं वहाँ देखने को मिलती हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है जहाँ पर बहुत सारी लेयर्स मिलती हैं टिश्यूज की, वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल बोलेंगे वहाँ पर इसको। ये जो थोड़ा इसके बारे में आगे भी बताऊंगी मैं आपको, ये कंपाउंड टाइप के हो जाते हैं वहाँ पर, जहाँ पर हमारी स्किन फॉर्मेशन होती है। दूसरा टाइप, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, डायग्राम कैसे बनेगा इसका, इसके डायग्राम भी देंगे साथ में। तो अभी अभी मैंने बताया ना, ऐसी सेल्स होती है पॉलीगोनल होती हैं। तो अगर एक पार्ट हम दिखाएं तो किस तरह दिखाएंगे हम सेल टिश्यूज का इनका? सबसे पहले तो अभी मैंने बताया ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो ये इस तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही ये टुकड़ा सा बना रहे हैं हम इस टिश्यू का, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और ये पॉलीगोनल टाइप की सेल्स हो जाएंगी। आपने कभी अपनी स्किन भी देखी होगी ना, तो उस पर इसी तरह का अरेंजमेंट दिखाई देता है, कोई एक फिक्स शेप की सेल्स नहीं दिखाई देती हैं। और ये न्यूक्लियस इसमें होगा सभी सेल्स में, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियल है ये। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप इस डायग्राम का नाम भी दे सकते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। अब बात करेंगे सेकेंड टाइप के एपिथेलियल टिश्यू की, जो कि है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो इस ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड द प्लेसेस ऑफ सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। तो क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे इनके? सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड या फिर किसी भी टाइप की ग्लैंड्स होंगी, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होंगी। इन टिश्यूज की सेल्स पॉलीगोनल एंड क्यूब शेप्ड होती हैं, या क्यूबॉइडल कह सकते हैं आप उसको, क्यूबॉइडल। और इनकी न्यूक्लियस जो है इनका राउंडेड और सेंट्रिक होता है, यानी सेंटर में पाया जाता है। राउंडेड एंड सेंट्रिक। इसके स्ट्रक्चर देखेंगे हम, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की स्ट्रक्चर देखिए, बस इसमें भी वही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बना के और क्यूब्स दिखाने हैं हमें इसकी, क्योंकि सेल्स जो हैं वो क्यूब शेप्ड होंगी। तो इस तरह से इसी तरह अरेंज होंगी। ये के पीछे एक पूरी एक लेयर लगी होगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये है क्यूबॉइडल सेल या क्यूबॉइडल एपिथेलियल लिख सकते हैं, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम थर्ड टाइप की बात करेंगे, जो कि हैं कॉल्यूमिनर। ये सेकेंड टाइप के हो गए। अब थर्ड टाइप है कॉल्यूमिनर। कॉल्यूमिनर एपिथेलियल
टिश्यू। इन टिश्यूज की सेल्स जो हैं वो कैसी होती है, पिलर लाइक। और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, ओवल न्यूक्लियस होगा और जनरली बेसल पार्ट ऑफ द सेल में पाया जाएगा, यानी सेल के बेस के पास पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस होगा ओवल एंड फाउंड जनरली बेसल पार्ट ऑफ सेल। क्यूबॉइडल में सिक्रीशन वाला नहीं है इनका पार्ट, सॉरी थोड़ा इधर गड़बड़ रहा। ये इनका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट देने का। इनका फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट देने का, प्रोवाइड करने का है। तो ये किडनी की ट्यूब्यूल्स में और सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह में पाई जाती हैं, जहाँ ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं सेल टिश्यूज को। हाँ, ये जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन वाला है ये कॉल्यूमिनर का कैरेक्टरिस्टिक है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम जो है वो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन जहाँ देखने को मिलता है वहां पर पाए जाते हैं ये। फाउंड वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर। तो ये मिलेंगे लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है ना, और वाटर वगैरह का या जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका भी एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है, या फिर ग्लैंड्स में ये मिलती है, तो ग्लैंड्स में सिक्रीशन देखने को मिलता है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू के कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। मॉडिफिकेशन क्या है इसके, तो दो तरह से मॉडिफाइड होती हैं ये। एक तो होते हैं ग्लैंडुलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम और दूसरे होते हैं सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर जो होती हैं वो कहाँ होती है, जहाँ ग्लैंड्स में पाई जाती हैं मोस्टली। तो इनमें क्या होता है कि इनकी जो सेल्स हैं, तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर बस इस तरह से पिलर लाइक सेल्स बना दी जाएंगी और न्यूक्लियस इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन के लगभग आसपास मिलेगा। तो ये हो गई सेल्स ऑफ टिश्यू और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कॉल्यूमिनर टिश्यू का सिंपल डायग्राम है, लेकिन जब मॉडिफिकेशन वाले में देखेंगे तो ग्लैंडुलर, जैसा अभी मैंने बताया कि ग्लैंड्स में ये पाए जाते हैं। तो ग्लैंडुलर किस तरह से बनेंगे, तो उनमें क्या होता है कि कोई एक सेल, जैसे कि कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है, वहां पर कोई एक सेल इनवर्ड होकर के इस तरह से इनवर्ड हो जाएगी, यानी अंदर की तरफ धंस जाएगी और वहां पर ग्लैंड डेवलप हो जाती है। तो ये इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, गॉबलेट। जो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये होता है गॉबलेट सेल। जिस सेल में ये इनवर्ड रिज देखने को मिलेगी वो सेल कहलाती है गॉबलेट सेल, और यही सेल जो है वो ग्लैंड सेल का काम करती है। अब इसमें क्या होगा, ये जो रिज बनी हुई है या खांच बनी हुई है, ये गॉबलेट सेल जो है वही जो है म्यूकस सिक्रीट करती है। क्या करेगी, म्यूकस सिक्रीट करेगी। तो ये कहाँ मिलेंगी, जैसे कि हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं या ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, तो वहाँ पर ये ग्लैंडुलर सेल्स ही बन जाती हैं, गॉबलेट बन जाते हैं और इस तरह से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम म्यूकस भी बना सकते हैं, ऐसा ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बना दीजिए आप। ये म्यूकस है जो कि सिक्रीट कर रही है ये सेल, गॉबलेट सेल, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बन जाएगी यहाँ पर। बेसमेंट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब आप दिखा सकते हैं इसमें। तो ग्लैंडुलर सेल्स जो है नाम से ही पता चल रहा है कि मोस्टली ग्लैंड्स में की जो सेल्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं कॉल्यूमिनर सेल, और वो ग्लैंडुलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम बनाती हैं। अब ऐसी सीलिएटेड, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होगा वहाँ पर सीलिएटेड मॉडिफिकेशन पाया जाता है इसका, जैसे कि ट्रैकिया, ब्रोंकी या फिर इंटेस्टाइन या फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर जो है वो सेल्स के ऊपर बस सीलिया पाई जाती है और कोई डिफरेंस नहीं आता है, ये कॉल्यूमिनर सेल होंगी। तो
तो यहाँ पर सीलिया का फॉर्मेशन हो जाता है इनके ऊपर, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये हो गया सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, और ये है ग्लैंडुलर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशंस हैं, यानी कहीं कहीं इस तरह की सेल्स भी देखने को मिलती हैं। तो ये तीनों जो हैं वो टाइप हो गए एपिथेलियल टिश्यू के, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। अब जो है दूसरा टाइप बताया था मैंने, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मेन जो है टाइप्स वो हैं, वो ये तीनों ही हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमिनर। लेकिन ये जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ये किस बेस पर है? ये लेयर्स के बेस पर है। जहाँ यूनि लैमिनर है तो वो सिंपल कहलाते हैं, जहाँ मल्टी लैमिनर है वो कंपाउंड टिश्यूज कहलाते हैं। तो इसमें भी जो है दो तरह की, कंपाउंड में क्या है कि मल्टी लेयर है, यानी एक से ज्यादा लेयर देखने को मिलेंगी। तो इसमें भी दो तरह का लेयर्स के नंबर या लेयर्स की टाइप के हिसाब से दो तरह के मिलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम भी। इसके भी 2 टाइप्स हैं। तो कौन कौन से 2 टाइप्स है? पहला तो है स्ट्रेटिफाइड, जैसा कि अभी भी मैंने बताया था कि हमारी स्किन में भी स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज होते हैं, यानी कि मल्टी लेयर्ड है। और दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो इनमें क्या डिफरेंस है या क्या इनके कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों एक साथ देख लेते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड जो है वहाँ नंबर ऑफ लेयर देखें अगर हम, तो मोर देन 5 मोर होती है, मतलब ज़्यादा होती है देन ट्रांजिशनल टिश्यू, 5 to 8 हो सकती है। नंबर ऑफ लेयर मोर, ये 5 to 8, और यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर ट्रांजिशनल में लेस होती है देन स्ट्रेटिफाइड, तो यहाँ 4 to 5 ही रह जाएगी। यानी ये थोड़े थिक होते हैं और ये ट्रांजिशनल थोड़े थिन होते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड थिक हैं तो ये लेस स्ट्रेचेबल होते हैं, ये कम स्ट्रेच होंगे क्योंकि ये थिक हैं, लेस स्ट्रेचेबल, और ये मोर स्ट्रेचेबल हो जाएंगे। ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ट्रांजिशनल में बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट। और एक आध पॉइंट की बात करें तो नंबर दे देते हैं हम, 1 2 3। फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि अगर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अक्रेंस देखें इनकी, तो ये एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ टेट्रापोड। टेट्रापोड यानी ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा आपको उसमें पता चलेगा। टेट्रापोड यानी कि जो 4 लेग्स वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन है या अदर ये जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं। तो टेट्रापोड्स में क्या होता है कि ये एपिडर्मिस ऑफ स्किन बनाते हैं। एपिडर्मिस यानी आउटर लेयर ऑफ स्किन। तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ टेट्रापोड लिख सकते हैं, फॉर्म्स ये बनाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिलते हैं ट्रांजिशनल? ये पाए जाते हैं यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर में। इनका फंक्शन क्या रहता है कि इनका मेन फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन का, क्योंकि ये मोस्टली वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर मैकेनिकल वियर एंड टियर देखने को मिलता है। तो वहाँ पर ये जो है स्किन जो हमारी हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर से भी, जर्म्स से भी और टियर एंड बियर से भी। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन का। और इनका मेन फंक्शन जो है वो है डायलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि ये स्टोर मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं ना, तो डायलेशन करेंगे। यूरिनरी ब्लैडर में अगर स्टोर होनी है यूरिन तो उसको थोड़ा फैलाव चाहिए ना, तो उसका डायलेशन जो है वो ये करते हैं। तो हम इनका फंक्शन लिख सकते हैं, हेल्प इन डायलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो है वो स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल दोनों तरह के कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टर्स भी हो गए और डिफरेंस भी हो गया उनका। अगर हम अभी जैसे बताया ना मैंने, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, उनमें अगर डिफरेंस देखना चाहें तो 3
पॉइंट्स लगभग बन जाते हैं हमारे पास डिफरेंस बताने के लिए। कभी पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में डिफरेंस। इनमें अगर दोनों में डिफरेंस देखना है तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, नंबर ऑफ लेयर वाला ही। तो ये यूनिलैमिनर है और ये मल्टी लैमिनर। सेकेंड पॉइंट देखें अगर हम, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वहां ज्यादा पाए जाते हैं जहां लेस वियर एंड टियर मिलता है, जैसे कि लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, क्योंकि वो बॉडी में अंदर है, इंटरनल ऑर्गन एक तरह से हमारा, और ये वहां पाए जाते हैं जहां पर मोर वियर एंड टियर देखने को मिलता है, क्योंकि ये कंपाउंड एपिथेलियल में मल्टी लैमिनर है और ये यूनिलैमिनर है। तो ये देख सकते हैं फाउंड इन एरिया विद लेस वियर एंड टियर। और एग्जांपल में दे सकते हैं ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल लिख सकते हैं आप, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। और इसका सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, ये फाउंड इन एरिया विद मोर वियर एंड टियर। इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम स्किन। थर्ड पॉइंट बनेगा हमारा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इनका मेन फंक्शन है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या रहता है, मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इनका मेनली प्रोटेक्शन का फंक्शन है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये मेनली। तो ये जो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में डिफरेंस देखने को मिलता है। कहीं कहीं जो है नहीं किसी किसी बुक में दिया जाता है कि सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, क्योंकि अभी इतना आपके सिलेबस में नहीं रहता है, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है तो इसीलिए मैंने समझा दिया। लेकिन मेन जो टाइप्स हैं वो वही 3 हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। तो ये जो है यहाँ पर जो है बात होती है हमारी फिनिश टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। अब दूसरे टाइप के जो टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये देखते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के एनिमल टिश्यूज के बारे में, जो कि होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज की जनरल स्ट्रक्चर समझेंगे सबसे पहले। तो कनेक्टिव टिश्यूज में सेल्स जो होती हैं वो लूजली अरेंज होती हैं और एक इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो फिल्ड होता है एक नॉन लिविंग ग्राउंड सब्सटेंस से, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। उसमें ये एम्बेडेड होती हैं सारी। तो ये क्या होता है, इनका जनरल स्ट्रक्चर क्या होती है कि इनकी जो सेल्स होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं या लूजली अरेंज्ड होती हैं। सबसे पहली बात, लूजली अरेंज्ड सेल्स होती हैं इनमें, जो कि किसमें एम्बेडेड होती हैं, एम्बेडेड इन अ intercellular space filled with ground substance। उस ग्राउंड सब्सटेंस को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अब इनके जनरल फंक्शंस क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्राइमरीली बाइंडिंग एंड पैकिंग ऑफ टिश्यूज बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, इसका काम करता है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, बाइंडिंग एंड पैकिंग टिश्यूज। कहाँ, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें ये पैकिंग और बाइंडिंग का काम करते हैं, या फिर आपस में इंटरनल ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करते हैं। अब फिर ये जो है थोड़ा बहुत मॉडिफाइड हो जाते हैं और हेल्प करते हैं किसमें, प्रोटेक्शन में। जैसे कि स्केलेटन बनाते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, वो भी स्केलेटन का काम होता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं, जो कि ब्लड और लिम्फ का काम होता है। तो ये अभी जो आगे समझेंगे आप इसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से ये इस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो अभी मैट्रिक्स की बात की है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो जेली लाइक, फ्लूइड लाइक, डेंस और रिजिड, इन चारों में से किसी भी टाइप का हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स दीज आर 3 मेन टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। और उसका बेस क्या है कि वो मैट्रिक्स कैसा है उनका। तो ये एक तो होता है, फर्स्ट टाइप है इनका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड होते हैं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इनमें सबसे पहले समझ लीजिए कि इनका मैट्रिक्स कैसा कैसा होता है। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज का मैट्रिक्स सॉफ्ट
जिलेटिनस एंड लेस रिजिड होता है। इनमें से किसी भी तरह का हो सकता है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड होता है और वैस्कुलर का फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होता है। तो ये तीनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब इनके भी जो है टाइप हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। तो एडिपोज, एरियोलर, टेंडन्स एंड लिगामेंट। और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, बोन एंड कार्टिलेज। ये नाम आपने सुन रखे होंगे। और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट ब्लड एंड सेकंड लिम्फ। वैस्कुलर टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं उन्हें कार्पल्स भी कहते हैं और इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इनकी सेल्स में लैक पावर ऑफ डिवीजन पाया जाता है, यानी कि डिवीजन पावर को वो लैक कर देती हैं। इनमें डिवीजन पावर नहीं होती है वैस्कुलर टिश्यू के सेल्स में। कौन से कनेक्टिव वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात, यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है। इसकी कैसी होती है, सेल्स लैक पावर ऑफ डिवीजन, सेल्स, ठीक है, सेल्स लैक पावर ऑफ डिवीजन वैस्कुलर टिश्यू की। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यू के बारे में। एडिपोज टिश्यू जो हैं वो क्या होते हैं, ये फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं। ये जो है स्किन के बिल्कुल बिलो पाए जाते हैं, बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। इनकी जो है अकरेंस कहाँ होती है, बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। इन टिश्यूज की सेल्स फैट ग्लोब्यूल्स से फिल्ड होती हैं। सेल्स में क्या होता है इनके में, फैट ग्लोब्यूल्स। जब फैट जो है स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यूज में तो ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और बॉडी को शेप देने का भी काम करते हैं। आपने देखा ना कि जिन लोगों के बॉडी में ज़्यादा फैट स्टोर होता है तो उनको सर्दी कम फील होती है। तो उसका कारण ये है कि इनकी स्किन जो है वो इंसुलेटर की तरह काम करने लगती है, तो वो जो है सर्दी को कम फील करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड टाइप जो है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का वो है एरियोलर। इसके बारे में समझेंगे हम। एरियोलर टिश्यू जो हैं ये बाइंडिंग टिश्यू होते हैं और ये बाइंड करते हैं वेरियस टिश्यूज को इन अ ऑर्गन। तो ये क्या है, बाइंडिंग टिश्यूज। ये जो है स्किन और मसल्स के बीच में या अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन बोन मैरो, यहाँ पर ये जो है पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, बिटवीन स्किन एंड मसल्स। ये स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाए जाते थे, ये स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाएंगे, ठीक है, या फिर ब्लड वेसल्स में, स्किन और ब्लड वेसल्स के बीच में, या फिर नर्व्स में, यानी नर्व्स और स्किन के बीच में, और एंड इन बोन मैरो। ये जो है वो ऑर्गन्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको फिल करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, किसको, इंटरनल ऑर्गन्स को। और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू में भी ये हेल्प करते हैं। जब कभी इंजरी होती है तो रिपेयरिंग जो है वो एरियोलर टिश्यूज की सेल्स से ही होती है। तो इनका क्या क्या फंक्शन रहेगा, फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट internal organs and help in repair after injury. अब नेक्स्ट है टेंडन्स। टेंडन्स के बारे में समझिए कि टेंडन्स जो हैं इनका दूसरा नाम होता है वाइट फाइब्रस टिश्यू, क्योंकि इनकी सेल्स जो हैं उनमें वाइट फाइबर देखने को मिलती हैं। इनका मेन काम क्या है, दीज कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करते हैं, तभी तो हमारी जो बोन्स है मसल्स से कनेक्ट होती है, इसीलिए वो उनमें मूवमेंट हो सकता है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, दे कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। ये फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जिनमें की स्ट्रेंथ तो बहुत होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। ये कैसे हैं, फाइब्रस टिश्यू हैं विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए लिमिटेड होती है क्योंकि ये बोन्स को मसल से अटैच करते हैं, और अगर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो मूवमेंट जो है वो फिर कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसीलिए ये जो है इनमें फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड ही होती है। अब नेक्स्ट है हमारा लिगामेंट। लिगामेंट को येलो फाइब्रस टिश्यू भी कहते हैं। नाम से ही पता चले कि ये फाइब्रस टिश्यू है, दोनों के नाम देखिए। लिगामेंट का काम भी दो चीजों को कनेक्ट करने का है, जैसे कि टेंडन्स जो है वो मसल्स और बोन को कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही लिगामेंट का काम है टू बोन्स को कनेक्ट करने का, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सी बोन्स होती हैं जो कि आपस में कनेक्ट भी होती है जगह जगह पर, तो वहां पर कनेक्ट करने का काम किसका है? लिगामेंट का। तो दीज टिश्यूज कनेक्ट टू बोन्स टू ईच अदर। इनकी स्पेशलिटी क्या होती है? वेरी इलास्टिक होती हैं, यानी फ्लेक्सिबल हैं ज़्यादा, एंड हैज़ अ कंसीडरेबल स्ट्रेंथ, यानी कि इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है और इनमें इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है। इनमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है। जब कभी हमारे बॉडी में कहीं स्प्रेन आ जाता है, स्प्रेन यानी कि मोच, तो उसका वजह क्या होता है कि ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है लिगामेंट्स में, जिस वजह से जैसे कभी पैर मुड़ जाता है या हाथ मुड़ जाता है तो वहाँ पर बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है, तो उसको कहते हैं ना मोच आ गई है, स्प्रेन हो गया। तो वो किस वजह से? क्योंकि जो लिगामेंट्स हैं वो ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं, इस वजह से, क्योंकि इनकी इलास्टिसिटी तो इनमें अच्छी खासी है, तो कभी कभी ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं गलत तरीके से हाथ पैर मुड़ जाने से, तो वहाँ जो है वो स्प्रेन्स आ जाते हैं। तो ये 4 टाइप्स हो गए प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के। अब हम देखेंगे स्केलेटल टिश्यू, कनेक्टिव स्केलेटल टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ये फर्स्ट टाइप हो गए चारों प्रॉपर के। अब ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में 2 तरह के बताए थे मैंने, कार्टिलेज एंड बोन। तो सबसे पहले हम बोन के बारे में देखते हैं। तो बोन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पहले से भी जानते हैं। तो इट फॉर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ अवर बॉडी, अवर बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ एनिमल्स जिनमें बोन्स पाई जाती हैं तो उनका फ्रेमवर्क जो है वो बोन टिश्यू ही बनाती हैं, एंड बॉडी को सपोर्ट देने का काम भी इनका है। ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इनका मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड टाइप का होता है। बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड टाइप का होता है, जो कि बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट एंड ओसिन प्रोटीन का, एंड ओसिन प्रोटीन, ये क्या है? मैट्रिक्स बना हुआ है इसका। मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड ओसिन प्रोटीन। ये यहाँ पर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। बोन्स के बारे में थोड़ा और समझ लीजिए कि ये जो है लॉन्ग बोन्स जो है उनमें मैरो कैविटी पाई जाती है, जैसे कहते हैं बोन मैरो। तो लॉन्ग बोन्स हैव बोन मैरो। बोन मैरो जो है वो किसमें? लॉन्ग कैविटी जो पाई जाती है लॉन्ग बोन्स में, मैरो बोन कैविटी, उसी में जो है बोन मैरो नाम का टिश्यू जो है वो फिल होता है। ये कैसा है? फैटी टिश्यू होता है और सेमी सॉलिड टाइप का होता है। ये बोन्स की जो सेल्स होती हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। इसकी सेल्स क्या कहलाती हैं? ऑस्टियोसाइट। और इनकी ग्रोथ जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी बोन्स जो है बाई डायरेक्शनल ग्रोथ शो करती हैं। अब बोन्स के कुछ फंक्शंस भी हम दे सकते हैं कि बोन फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ बोनीफिशेस टू मैमल्स, यानी बोनीफिशेस से लेकर मैमल्स तक के जितने भी एनिमल होते हैं सबका एंडोस्केलेटन कौन बनाता है? बोन्स ही बनाती हैं। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाती हैं, शेप देती हैं बॉडी को। ये प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं कुछ वाइटल ऑर्गन्स के लिए, वाइटल यानी इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स हैं, हार्ट हैं, सबको प्रोटेक्ट करने का काम बोन ही करती हैं, या हमारा ब्रेन होता है। और ये कैल्शियम और फॉस्फोरस जो इनमें ज़्यादा मात्रा में स्टोर होता है, तो ये स्टोर हाउस भी हो जाती है कैल्शियम और फॉस्फोरस के लिए। तो कुछ इस तरह से हम इनके फंक्शन भी बता सकते हैं। अब सेकेंड टाइप का जो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज में भी सॉलिड मैट्रिक्स होता है और वाइडली स्पेस्ड सेल्स होती हैं, यानी बहुत दूर दूर पाई जाती हैं। इसका मैट्रिक्स ग्लाइकोप्रोटीनस होता है। ग्लाइकोप्रोटीनस का मतलब है ये शुगर और कॉन्ड्रिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी प्रोटीन जो है इसमें वो कौन सा है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन एंड शुगर से मिलकर ये बना होता है। कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं वो 2 और 4 के ग्रुप में अरेंज होती हैं। जो सेल्स हैं वो 2 या 4 के ग्रुप में ही अरेंज पाई जाएंगी मैट्रिक्स में। तो सेल्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 2 और 4 सेल्स। कार्टिलेज का काम क्या है? ये भी मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोवाइड करता है जॉइंट्स को या बोन्स को। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट एक फंक्शन हो गया इसका। दूसरा फंक्शन क्या है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू जॉइंट्स एंड बोन्स।
टू जॉइंट्स एंड बोन्स। देखिए आपने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के दोनों टाइप्स के बारे में जान लिया है कि बोन्स और कार्टिलेज क्या क्या होती है। अब बोन्स और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस बहुत पूछ आ जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस और देख लीजिए बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स जो हैं, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करा जाए तो बोन्स का जो मैट्रिक्स है हार्डर देन कार्टिलेज होता है और इनफ्लेक्सिबल, यानी कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उसमें। तो बोन्स का कैसा है मैट्रिक्स? हार्डर है, हार्डर देन कार्टिलेज, इनफ्लेक्सिबल है एंड वैस्कुलर है। वहीं फर्स्ट पॉइंट मान लेंगे हम इसको। वहीं कार्टिलेज का क्या है? इसका मैट्रिक्स क्या है? सॉफ्टर है, सॉफ्टर देन बोन्स, फ्लेक्सिबल है एंड नॉन वैस्कुलर है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम केमिस्ट्री मैट्रिक्स की कैसी है। तो मैट्रिक्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर एंड कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना हुआ है। मैट्रिक्स formed of organic matter and ओसिन प्रोटीन। ये बोन्स की बात कर रहे हैं, सॉरी, कॉन्ड्रिन प्रोटीन कार्टिलेज में होता है, ओसिन प्रोटीन का बना हुआ है। ऑर्गेनिक मैटर इसमें क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैटर का नाम क्या है जो कि अभी पीछे बताया हमने? कैल्शियम फॉस्फेट। और इसमें क्या है? ये भी फॉर्म्ड ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड कॉन्ड्रिन प्रोटीन। थर्ड पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ सेल्स का लेंगे। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, हाँ, ये जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन है कार्टिलेज का, तो इसके सेल्स को जो है कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। वहां पे मैंने नहीं बताया, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कॉन्ड्रोब्लास्ट बोला जाता है इसकी सेल्स को। सेल्स प्रेजेंट इन ग्रुप्स ऑफ 2 and 4 और यहाँ पर जो है इरेगुलर oocytes पाई जाती हैं। इरेगुलर सेल्स ऑस्टियोसाइट्स इनमें पाई जाती हैं और इसकी सेल्स का नाम क्या है? यहाँ लिख देती हूँ मैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो ये तीन जो है डिफरेंस हम बता सकते हैं बोन एंड कार्टिलेज में। अब जो है थर्ड टाइप, यानी कि वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कि कौन कौन थे? ब्लड एंड लिम्फ। तो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हम ब्लड की बात कर लेंगे। इनका मैट्रिक्स कैसा होता है? फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड जो है वो कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड कार्पल्स होता है और जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनकी सेल्स को कार्पल्स बोला जाता है, यानी कि सेल्स। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा जो है वो मैट्रिक्स है, इसका फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स, और कार्पल्स जो है वो 3 टाइप के कार्पल्स इसमें पाए जाते हैं। कौन से? रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि RBCs, व्हाइट ब्लड कार्पल्स यानी WBCs, ये शॉर्ट नेम, और तीसरा है प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा का जो मेन सॉल्ट होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। ब्लड प्लाज्मा में जो मेन सॉल्ट है वो है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, जो कि क्या होता है? नमक, जो साधारण नमक होता है, कॉमन सॉल्ट। और जबकि इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन्स, ये क्या है? प्लाज्मा में मेन सॉल्ट ये होता है, और प्रोटीन्स कौन कौन से होती हैं? तो 4 मेन प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं, जिनके नाम है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो ये चारों नाम आपको प्रोटीन्स के और मेन सॉल्ट पता होना चाहिए। अच्छा, ब्लड का फंक्शन क्या है? तो ब्लड जो है इसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट्स एंड गैसेस एंड हार्मोन्स। वेस्ट मटेरियल जितने वो ब्लड के थ्रू ही किडनी तक पहुंचते हैं। हार्मोन्स जितने भी रिलीज होते हैं ग्लैंड से, वो सारे ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पहुंचना होता है उन्हें वहाँ पहुंचते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी जितने भी हमारा जो फूड के डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड में ही जाके मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये जो है ब्लड के मेन फंक्शंस हो गए। अब ब्लड में जो ये 3 टाइप्स की मैंने कार्पल्स बताई हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। कि सबसे पहले RBCs की बात कर लेंगे कि RBCs में क्या क्या होता है। तो RBCs जो है वो ह्यूमन RBCs की बात करते हैं, क्योंकि ह्यूमन RBCs पर ही जो ज़्यादा रिसर्च वगैरह हुई है तो उन्हीं के बारे में पढ़ाया जाता है। ह्यूमन RBCs जो हैं वो कैसी होती हैं? सर्कुलर, बाइकॉनकेव। ये क्या है? सेल की शेप के बारे में बात हो रही है RBCs की।
एंड डीन्यूक्लिएटेड यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और डीन्यूक्लिएटेड कब हो जाती है? जब ये मैच्योर हो जाती है। और सेल का साइज जो है अबाउट 7.5 μm मिली माइक्रोन साइज होता है इसका। अच्छा, इनकी नंबर कितनी होती है? तो नंबर जो है इनकी बहुत ज़्यादा होती है हमारे ब्लड में, यानी कि लगभग 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में ये 5 मिलियंस होती हैं। कितनी होती है? 5 मिलियंस इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। आरबीसीज की स्पेशलिटी क्या होती है? नो न्यूक्लियस एंड नो सेल ऑर्गेनेल्स। ये पॉइंट याद रखना है कि किस तरह की सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता और सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, तो वो हैं आरबीसीज। ठीक है, उनमें जो है वो लार्ज अमाउंट में आयरन पाया जाता है और एक प्रोटीन होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जो कि आयरन के साथ ही पाया जाता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड की। आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसीज का जो है साइंटिफिक नेम होता है एराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इनका नाम पता होना चाहिए आपको, दूसरा नाम क्या होता है सेल्स का। अब यहाँ पर दूसरी टाइप की सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज की बात कर लेंगे। डब्ल्यूबीसीज का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। ये इनकी शेप कैसी होती है सेल्स की? अमीबॉइड होती है, यानी कि कोई रेगुलर शेप नहीं होती है। जैसे अमीबा होता है ना, उसकी रेगुलर शेप नहीं होती है, इसीलिए इनकी भी होती है। ये न्यूक्लिएटेड होती हैं और वाइटिश ब्लड का पल्स है ये, इसीलिए इनका नाम है वाइट ब्लड कार्पल्स। ये जो है थोड़ी लार्ज होती हैं साइज में एराइथ्रोसाइट्स से, तो इनका साइज होता है 8 to 15 μm साइज्ड, लेकिन इनका नंबर जो है वो कैसा होता है? लेस होता है देन आरबीसीज। तो ये जो है लगभग 7000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में पाई जाती हैं, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होगा अगर, तो उसमें लगभग 7000 डब्ल्यूबीसीज पाई जाएंगी। डब्ल्यूबीसीज दो तरह की होती हैं, ग्रेन्युलर एंड ए ग्रेन्युलर। उसी बेस पर इनका नाम होता है ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो 3 तरह की होती हैं और एक ग्रेन्युलोसाइट्स 2 तरह की पाई जाती हैं। तो इनके नाम देख लीजिए, यहाँ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में नहीं है इनके बारे में। तो ये होती है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी हैं एसिडोफिल्स और तीसरी जो है वो होती हैं बेसोफिल्स। ये हायर क्लासेस में आपको इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ाया जाता है। एक ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो 2 तरह की होती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को इम्यूनोसाइट्स भी कहा जाता है। अब बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, जो कि 3rd टाइप की कार्पल्स हैं ब्लड में पाई जाने वाली। तो ये जो है स्मॉल साइज, ये स्मॉलेस्ट होती हैं, तीनों में सबसे छोटी। कितना होता है? 2 to 3 μm। ये ओवल शेप्ड साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी कि इनमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इंजरी के टाइप पर ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, यानी कि ब्लड का जो थक्का जमता है ना, जम जाता है ना ब्लड कहीं, अगर आपको ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है कहीं, तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही रुक जाती है, तो उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है वो प्लेटलेट्स ही होती हैं, जो कि एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करती हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? हेल्प इन क्लॉट फॉर्मेशन टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ ब्लड के बारे में आपका। अब हम बात कर लेंगे सेकेंड टाइप के वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की। सेकेंड टाइप का वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या था हमारा? लिम्फ। तो लिम्फ की जो सेल्स होती हैं वो लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं, जो कि डब्ल्यूबीसी का जो मैंने नाम बताया था ना अभी, ये जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स, वही लिम्फोसाइट्स जो है वो लिम्फ सेल्स होती हैं। एक्चुअली ये क्या है? ये फिल्टर्ड ब्लड ही होती हैं। इनमें आरबीसीज और प्लेटलेट्स जो है वो एब्सेंट होती हैं और इनमें क्या पाया जाता है? सिर्फ डब्ल्यूबीसीज एंड लिम्फोसाइट्स। लेस नंबर होगी इनमें, लेस नंबर
ऑफ WBCs इनमें मिलेगी, और लिम्फोसाइट्स जो है वो कैसी होंगी, एबंडेंट नंबर में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये लिम्फ नोड्स में बनकर तैयार होती हैं। कहाँ बनती है, लिम्फ नोड्स में। और जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ बनती है, बोन मैरो में उनका फॉर्मेशन होता है। और इनका काम क्या होता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए इनको इम्यूनोसाइट्स भी कहा जाता है। अभी मैंने बताया था, एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो ये जो है वो सभी तरह के कनेक्टिव टिश्यू का यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर कभी कभी ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो यहाँ इसको टैबुलेट कर लेते हैं। अभी इतनी सारी चीज़ें जो ब्लड और लिम्फ के बारे में हमने बताई हैं और समझी हैं, उन्हीं को टैबुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर अगर हम देखें टाइप ऑफ टिश्यू, तो ये कैसी होती है, रेड वेस्कुलर टिश्यू है और ये वाइट वेस्कुलर टिश्यू है। तो दोनों ही को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम कलर के बेस पर। एंड वाइट वेस्कुलर टिश्यू अगर अक्रेंस देखें तो ये ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, यानी ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है ब्लड ना, इन ब्लड वेसल्स। आप लिख सकते हैं इट फाउंड इन ब्लड वेसल्स, और यहाँ लिख सकते हैं इन लिम्फ वेसल्स। लिम्फ जो है वो भी वेसल्स में ही फ्लो होता है। थर्ड पॉइंट लेंगे हम तो कंपोजिशन, या ये किस किस चीज से मिली कर बनी होती हैं। तो फॉर्म्ड ऑफ ब्लड किस किस चीज का बना होता है, अभी अभी हमने समझा था, प्लाज्मा, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। और लिम्फ जो है वो किन किन चीजों से बनकर बना होता है, फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ओनली लिम्फोसाइट्स लिख सकते हैं। फोर्थ अगर पॉइंट हम देखें कि हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के बेस पर, तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन RBCs यानी ब्लड, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, और इसमें लिख सकते हैं एब्सेंट। नेचर ऑफ प्लाज्मा की बात करें अगर हम, तो प्लाज्मा कंटेन मोर प्रोटीन्स। अभी 4 तरह के प्रोटीन्स बताए थे ना, वो चारों प्रोटीन्स जो है वो ब्लड में, प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और इनमें लेस प्रोटीन्स होते हैं। और फंक्शन की बात करें अगर हम, तो ब्लड का क्या काम है, अभी अभी हमने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, डिफेंस एंड ब्लड क्लॉटिंग, ये तीनों काम ब्लड से ही होते हैं। तो ये क्या क्या इसका फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस एंड ब्लड क्लॉटिंग। और ये जो है एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है मस्कुलर टिश्यू। थर्ड टाइप टिश्यूज आर मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज एलोंगेटेड एंड फाइबर लाइक सेल्स के बने होते हैं। इनकी सेल्स कैसी होती हैं, सेल्स आर एलोंगेटेड एंड फाइबर लाइक, इसलिए इनको मस्कुलर फाइबर्स भी कहा जाता है। मस्कुलर टिश्यूज बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मसल्स में स्पेशल टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो 2 तरह के होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन, ये दोनों ही मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में वर्क करते हैं। मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फिर वापस अपने ही नॉर्मल साइज में आ जाती हैं, यानी रिलैक्स हो जाती हैं। इनके साइज में कोई भी चेंज नहीं होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। ठीक है, तो ये जो मस्कुलर टिश्यूज हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं वॉलंटरी या फिर स्ट्रेटेड मसल्स। ये उन बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं जिन्हें हम अपनी कॉन्शियस विल की वजह से मूव करा सकते हैं, जैसे कि मसल्स ऑफ लिम्ब, ब्लिंकिंग ऑफ आईज या ब्रीथिंग मूवमेंट्स। ये सब क्या है, ये हमारी इच्छा से चलते हैं, इसलिए हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशियां। मसल्स को हिंदी में पेशियां बोलते हैं, तो ये हो जाएंगी ऐच्छिक पेशियां। वॉलंटरी मीन्स जो हमारी इच्छा से चले। हम कह सकते हैं दे वर्क बाय आवर कॉन्शियस विल, दे वर्क बाय आवर कॉन्शियस विल।
और इनके एग्जांपल्स क्या हैं? मसल्स ऑफ लिम्स, आई मसल्स, आई मसल्स यानी कि जो आईलिड में मसल्स होती हैं ब्लिंकिंग करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या फिर ब्रीथिंग मूवमेंट, क्योंकि ब्रीथिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं इसीलिए। इस तरह की मसल्स जो है मोस्टली बोन से अटैच्ड होती हैं, इसीलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। क्योंकि जो लिम्स वगैरह हैं वो हम मूव करेंगे तो इनकी जितनी भी मसल्स हैं वो सारी बोन्स के साथ अटैच होती हैं और इसी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पाता है, तो इसीलिए इनको जो है स्केलेटल मसल्स नाम भी दिया जाता है। अब इस मसल्स, इन तरह की मसल्स की सेल्स कैसी होती हैं? तो ये जो सेल्स जो हैं वो लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड, मल्टीन्यूक्लिएटेड विद ब्लंट एंड्स होती हैं। ये इनकी सेल्स का टाइप है। तो स्ट्रक्चर से हम देखते जाएंगे। इनकी जो स्लाइड बनाई जाती है उनको स्टेन किया जाता है, तो इन पर जो है वो दो तरह के बैंड्स देखने को मिलते हैं, एक डार्क बैंड्स, एक लाइट बैंड, इसीलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी नाम दिया जाता है, इनकी स्टेनिंग करके जब स्लाइड बनाई जाती है इस वजह से, ठीक है। या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स, या दूसरा नाम क्या होगा? स्ट्रिप्ड मसल्स, क्योंकि इन पर स्ट्रिप्स दिखाई देती है डार्क एंड लाइट कलर की। तो इनका डायग्राम देख लेते हैं। ब्लंट एंड्स के साथ ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल टाइप की होती हैं, इस तरह से ब्लंट एंड्स बना देंगे और इन पर बैंड्स दिखाई देते हैं। ये जो शेड लाइनिंग वाला पार्ट है ये डार्क बैंड है और जो व्हाइट पार्ट है वो लाइट बैंड्स हैं। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, तो इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हम दिखा सकते हैं, 3 से 4 न्यूक्लियस दिखा दीजिए इतने पार्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस को प्लूरल में लिख देंगे न्यूक्लियाई। ये व्हाइट पार्ट लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, और इन दोनों को अगर एक साथ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेशंस। तो ये क्या कहलाएंगे? ये किसका डायग्राम हो गया? ये हो गया वॉलंटरी मसल्स का डायग्राम। सेकेंड टाइप की मसल्स जो होती हैं उनको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, या फिर स्मूथ मसल्स। क्योंकि ये नाम से ही पता चल रही है वॉलंटरी का अपोजिट इनवॉलंटरी, यानी कि ये जो मसल्स हैं वो हमारी इच्छा से नहीं अपनी इच्छा से चलेंगी, इसीलिए हम इनको कहते हैं अनैच्छिक पेशियां हिंदी में, और इंग्लिश में इनवॉलंटरी मसल्स। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? दे वर्क ऑन देयर ओन विल, ये भी कह सकते हैं हम कि ये अपनी इच्छा से चलती हैं, ठीक है। तो ये मसल्स जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? तो मूवमेंट ऑफ फूड पाइप का मूवमेंट जो है वो आपकी मर्जी से नहीं होता, तो मूवमेंट ऑफ फूड पाइप, या फिर ब्रोंकी ऑफ लंग्स, आइरिस ऑफ आईज, या ब्लड वेसल्स में जो मूवमेंट होता है, फ्लक्चुएशन होता है उनमें, तो वो जो है वो सारा ही इनवॉलंटरी मसल्स से कंट्रोल होता है। तो वहां पर इनवॉलंटरी मसल्स मिलती हैं देखने को। ये मसल्स कैसी होती हैं? तो पहले ये समझ लीजिए कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये कहाँ कहाँ होती हैं? देखिए, मूवमेंट ऑफ फूड, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो ब्लड वेसल्स का होता है तो वहां ब्लड वेसल्स में पाई जाएंगी। और क्या बताया था मैंने? आइरिस में, और ब्रोंकी ऑफ लंग्स, आइरिस ऑफ आईज, ठीक है। ये सेल्स जो होती हैं वो लॉन्ग और पॉइंटेड एंड्स के साथ होती हैं। कैसी होती हैं सेल्स? लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, और इनका जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रिक होता है। ये अनस्ट्रिएटेड भी होती हैं क्योंकि इनमें कोई भी स्ट्रेंस देखने को नहीं मिलते हैं। इनका डायग्राम देखते जाइए, बहुत ही इजी सा सिंपल सा डायग्राम है। इस तरह से सेंट्रिक न्यूक्लियस बनाएंगे, तो ये बस न्यूक्लियस, और ये क्या हो गई? इनवॉलंटरी मसल। थर्ड टाइप के जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हैं वो सिर्फ वॉल ऑफ हार्ट में पाए जाते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? वॉल ऑफ हार्ट में, इसीलिए इनका नाम है कार्डियक। कार्डियक वर्ड का मतलब ही होता है जो हार्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो ये हार्ट की वॉल पर, यानी कि हार्ट की जो वॉल होती है वहां वो कार्डियक मसल्स की बनी होती है। ये मसल्स जो है वो सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं।
ये मसल्स स्ट्रेटेड होती हैं लेकिन इनवॉलंटरी होती हैं। नेचर में इनवॉलंटरी होंगी लेकिन देखने में ये स्ट्रेटेड होती हैं, स्ट्रेटेड येट इनवॉलंटरी। इन मसल्स के एंड्स फ्लैट एंड जिगजैग होते हैं। इनके एंड्स कैसे होते हैं? फ्लैट एंड जिगजैग, जो कि कहलाते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क्स। और जैसा कि मैंने अभी बताया ये ब्रांच होती हैं, तो ये इनकी जो ब्रांच होती हैं वो ऑब्लिक ब्रिज का काम करती हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट कर देती हैं मसल्स को, तो इसीलिए ऑब्लिक ब्रिज पाए जाते हैं इनमें ब्रांच होने की वजह से। इनका डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह बनेगा। देखने में ये वॉलंटरी मसल्स की तरह होती है, यानी स्ट्रेटेड होती हैं, तो इस तरह से, और इनमें से ब्रांच निकालते जाएंगे बीच बीच में से हम दूसरी मसल से अटैच करने के लिए। इस तरह से देखिए, और इनमें इंटरकैलरी डिस्क्स पाई जाएंगी जो कि जिगजैग सी होंगी। ये देखिए इस तरह से इंटरकैलरी डिस्क्स बना दी हमने, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, तो एक एक न्यूक्लियस सब में दिखाएंगी। ये डिस्क से अलग हो रही है, यानी कि मसल्स, ये अलग अलग मसल्स जो है अटैच्ड है ये इस तरह, ठीक है। और इनमें स्ट्रिप्स भी दिखाएंगे हम थोड़ी थोड़ी, इस तरह से दिखा सकते हैं। लेकिन इनका नेचर कैसा है? इनवॉलंटरी है, लेकिन अपीयरेंस वॉलंटरी जैसी है। तो इसको हम मिक्सिंग ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मिक्सचर होती हैं ये सेल्स, नेचर में इनवॉलंटरी, और क्योंकि हार्ट मसल्स का जो फंक्शन है या उनका जो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है, मूवमेंट है, वो हमारी विल से नहीं चलता है, वो मसल्स की विल से ही चलता है। तो ये जो है इसमें मार्किंग कर देंगे हम, न्यूक्लियस, ये स्ट्रेन्स दिखा देंगे, स्ट्रिएशंस, ये इंटरकैलरी डिस्क, ये है कार्डियक मसल्स। तीनों तरह की मसल्स मूवमेंट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो समझ लीजिए आप लोग कि मूवमेंट में किस तरह का डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं, यानी कि वॉलंटरी मसल्स होती हैं, उनका मूवमेंट कैसा होता है? रैपिड होता है, लेकिन वॉलंटरी कंट्रक्शन होता है, यानी वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जैसे कि हमारा बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। सेकेंड टाइप की जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो स्लो मूवमेंट होता है उनमें, लेकिन इनवॉलंटरी होता है, जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्लो होता है, लेकिन इनवॉलंटरी, यानी कि वो मसल्स की इच्छा से चलता है। ऐसे ही जो कार्डियक मसल्स होती है, इनका मूवमेंट कैसा है? ये रैपिड एंड रिदमिक होता है। इनका मूवमेंट कैसा है? रैपिड एंड रिदमिक मूवमेंट है, रैपिड एंड रिदमिक मूवमेंट थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी भी रेस्ट नहीं करता है। तो इनमें रिदमिक मूवमेंट इसीलिए क्योंकि हार्ट जो है वो एक रिदम के साथ बीट करता है, उसमें सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं, तो वो एक रिदम के साथ बीटिंग होती है उसमें, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसमें रिदम के साथ होता है, इसलिए इसको रैपिड एंड रिदमिक मूवमेंट कहा गया है, ठीक है। डिफरेंस पूछा जाए इन तीनों मसल्स में कभी, तो आप क्या कर सकते हैं? तीनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स उठा के और एक बना सकते हैं, आप टेबुलेट कर सकते हैं उनको। तो देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइप की वॉलंटरी, सेकेंड टाइप की इनवॉलंटरी, एंड थर्ड टाइप की कार्डियक। इन तीनों मसल्स में अगर हम डिफरेंस देखें तो कैसे पता करेंगे डिफरेंस बिटवीन इन तीनों मसल्स का? तो एक एक कैरेक्टर को लेते जाएंगे और डिफरेंस बताते जाएंगे। पोजीशन अगर देखें तो वॉलंटरी कहाँ होती है? लिम्स, बॉडी बॉल, टंग, एटसेट्रा, या जितने मैंने अभी इससे पहले जो ऑर्गन्स बताए थे उनके नाम भी आप दे सकते हैं। और इसकी पोजीशन कहाँ है? गट, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, यूट्रस, जेनाइटल ऑर्गन्स या जेनाइटल डक्ट, एटसेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और ये हार्ट, तो कार्डियक में वॉल ऑफ हार्ट, तो ये पोजीशन का डिफरेंस हो गया कि कहाँ कहाँ मिलती हैं। दूसरी बात हम शेप का दे सकते हैं, तो अगर हम देखें पोजीशन, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर हमने इनको डिफरेंशिएट किया? पोजीशन को लेकर। अगर हम शेप ऑफ सेल या शेप ऑफ मसल्स के हिसाब से देखें तो ये कैसी हैं? लॉन्ग, सिलिंड्रिकल और ब्लंट एंड है इनके। वहीं अगर हम इनवॉलंटरी मसल्स को देखें तो ये कैसी हैं? स्मॉल, स्पिंडल शेप है ये। अभी डायग्राम बनाया था तो आपने देखा था ना, विद पॉइंटेड एंड्स। और ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये कैसी होती हैं? ये स्मॉल, ब्रांच्ड एंड फ्लैट एंड्स। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर देखें कि किस तरह की बैंडिंग होती है इसमें, बैंडिंग मतलब कि स्ट्रिएशन, कैसे बैंड्स होते हैं इसमें, तो
इसमें लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, तो डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं इसमें। इसमें नो स्ट्रिएशंस और कार्डियक मसल्स विद स्ट्रिएशन, ये डिफरेंस है इनमें। अब अगर न्यूक्लियस वाला डिफरेंस देखें तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, और न्यूक्लियस कैसे हैं कि पेरिफेरल इन पोजीशन, पेरिफेरल का मतलब कहीं भी स्कैटर है, ठीक है, पेरिफेरल यानी चारों तरफ बिखरे हुए हैं। और ये कैसी हैं, ये भी यूनी न्यूक्लिएट, सॉरी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यूनी नहीं है, मल्टी है, मल्टी, ठीक है, ये वॉलेंटरी मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और ये जो इनवॉलेंटरी है वो कैसी हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड है। और न्यूक्लियस कैसा है इनका, सेंट्रिक न्यूक्लियस, पेरिफेरस न्यूक्लियस, इस तरह दिखा देंगे, ठीक है। और ये जो है कार्डियक मसल्स, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड हैं और इनका न्यूक्लियस में सेंट्रिक है, सेंट्रिक न्यूक्लियस। अब अगर इनका फंक्शन या मूवमेंट देखें, किस तरह का मूवमेंट करते हैं, तो इनमें जो है मूवमेंट कैसा है, रैपिड एंड वॉलेंटरी, इनमें स्लो एंड इनवॉलेंटरी, और कार्डियक मसल्स में रैपिड एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये डिफरेंस भी यहाँ पर हमने देख लिया इनमें। अब हमारे 4 टाइप की टिश्यूज बचते हैं, तो आइए उन्हें भी देखते हैं। टाइप के टिश्यूज जो होते हैं वो होते हैं नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज जो हैं वो हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, यानी कि जो ब्रेन वाला पार्ट होता है वो पूरा नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसमें कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आती हैं। तो ये नर्व सेल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, नर्वस टिश्यूज, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में एंड नर्व्स में। ये तीनों ही चीजें नर्वस टिश्यू की बनी हुई होती हैं। एक नर्वस टिश्यू की जो सिंगल सेल होती है उसे बोला जाता है नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम क्या होता है कि ये जो टिश्यूज हैं या सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं किसी भी स्टिमुलेशन को कैच करने में और ट्रांसमिट करने में, उसको ट्रांसमिट यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो ये स्टिमुलेशन को कैच करती हैं और ट्रांसमिट करती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं। जो सेल्स हैं उनका काम क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुली यानी कि संवेदनाएं जो होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएंगी और फिर वापस से जो है वो ऑर्डर मिलाती है ब्रेन से। तो एक न्यूरॉन जो होती है वो एक लॉन्ग सेल होती है जो कि 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, और ये जो है ब्रांच होती है। तो इसमें एक जो मेन सेल बॉडी होती है उसको कहते हैं साइटोन, जिसमें कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, और ये साइटोन जो है वो ब्रांच्ड होती है। तो 1 to many ब्रांच इसमें हो सकती है, जैसे कि ये स्टार शेप बनाती है। तो कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें ये मेन सेल बॉडी है, और इसमें ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसे कि क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। कैसा है साइटोप्लाज्म, ग्रेन्युलर, ठीक है। और ये जो है बीच में ये न्यूक्लियस है, और लार्ज न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है। तो ये जो है ये जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं इनमें एक ब्रांच तो थोड़ी सी लंबी हो जाती है और ये स्टिक लाइक यानी स्टॉक बनाती है। तो इस वाली ब्रांच को कहा जाता है एक्सोन, और बाकी ये जो स्मॉल शॉर्ट ब्रांचेस हैं इनको कहा जाता है डेंड्रॉन। दोनों ही का अलग अलग फंक्शन रहता है। तो जो डेंड्रॉन है वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं स्मॉल ब्रांचेस में, इस तरह से। चाहे तो दूसरे कलर से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि अलग अलग दिखाई दें। तो ये जो ब्रांचेस हैं स्मॉल ब्रांचेस ये कहलाती हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। इस तरह से दिखा सकते हैं, ये स्मॉल स्मॉल फाइन ब्रांचेस होती हैं। तो ये डेंड्रॉन है और ये डेंड्राइट्स हैं। तो ये मेन बॉडी को क्या कहा था, साइटोन या सेल बॉडी, ये नहीं लिखा हमने, ये है साइटोन, साइटोन, या फिर इसको कह सकते हैं हम सेल बॉडी, ठीक है। ये साइटोन, साइटोन के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, न्यूरोप्लाज्म यानी इसका साइटोप्लाज्म, और ये इससे ब्रांचेस निकली हैं। जो स्मॉल ब्रांचेस हैं वो डेंड्रॉन, और ये जो फर्दर डिवाइड हुई हैं जो फाइन ब्रांचेस में वो डेंड्राइट्स, और ये जो है एक्सोन, ठीक है। अब इसका फंक्शन किस तरह, एक्सोन पे इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये जो है आप पूरा 10th में समझेंगे कि ऐसा क्यों है, कैसा है, किस लिए है, बस अभी आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ठीक है। और ये जो एक्सोन है वो लास्ट में जाकर वहां से नर्व एंडिंग्स निकली होती हैं इस तरह से, इससे भी। और ये जो नर्व एंडिंग्स हैं वो नेक्स्ट न्यूरॉन के
डेंड्राइट्स से कनेक्ट हो जाती हैं। ये क्या है, नर्व एंडिंग्स हैं। तो इसी तरह एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से कनेक्ट होती है, क्या, ये एक्सॉन की नर्व एंडिंग्स डेंड्राइट्स से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो इसमें जो है किस तरह से स्टिमुलेशन का जो है मूवमेंट कहाँ से का क्या रहता है तरीका। तो जो मेन सेल बॉडी है उससे जो भी स्टिमुली उसे प्राप्त होती है वो एक्सॉन के थ्रू जो है वो नेक्स्ट सेल बॉडी में या नेक्स्ट न्यूरॉन में पहुंचाई जाती है। तो फ्लो किस तरह रहेगा, इस तरह से रहेगा कि सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से होकर, तो हम कह सकते हैं कि स्टिमुलीज जो हैं वो डेंड्रॉन से साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करती है और साइटोप्लाज्म से या साइटोन से एक्सॉन की तरफ मूव करती है। यानी कि एक्सॉन जो है वो इंपल्सेस को या स्टिमुलस को अवे फ्रॉम साइटोन ले जाता है और जो डेंड्रॉन्स हैं या डेंड्राइट्स हैं ये किसी भी स्टिमुली को टुवर्ड्स द साइटोन ले जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन रहता है। तो इतना ही आपके कोर्स में कि किस तरह की सेल्स हैं, कहाँ पाई जाती हैं। तो ये जो नर्व सेल है वो कितनी होती है, लगभग 1 मीटर लॉन्ग होती है। ये भी यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये कनेक्ट रहती है एंड टू एंड, जिससे कि पूरा ये सिस्टम बनाती है और जितनी भी इंपल्सेस हैं या स्टिमुलस हैं वो पूरे ही नर्वस सिस्टम में इसी तरह से फ्लो होती हैं। तो आज ये जो टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा एनिमल टिश्यू के बारे में, सभी तरह के टिश्यूज यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बाय बाय।